हाय एवरीवन। सो आज ये है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए। ये कंटेंट वन लाइनर जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये अक्रॉस ऑल एग्जामिनेशन इट इज़ एप्लीकेबल और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। मुझे नहीं लगता कि नैनो टेक्नोलॉजी में इससे बाहर कोई सवाल बन सकता है, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स भी रेफ़र किए, मैंने ऑनलाइन मीडिया पे भी देखे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर के नोट्स भी देखे, फिर लगा कि ये दिस इन्फॉर्मेशन स्टैंड सफिशिएंट। स्टिल आरपीएससी में जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करते हैं, और टीचर्स प्लीज़ ध्यान रखना मेरी बात को। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? नैनो का मतलब होगा 10 की घात -9। अगर ये कह दिया जाए 10 की घात -9 मीटर, तो आप ज़रा दिमाग लगाइए कि कितना तोड़ेंगे। 1 मीटर को 10 टुकड़े किए, फिर उसके फर्दर 10 टुकड़े किए, फिर फर्दर 10 टुकड़े किए, यानी 9 बार 10वां हिस्सा। तो दैट स्टैंड्स, वो इतना पतला है कि आंखों से तो दिखेगा ही नहीं, इनफैक्ट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। उसके लिए तो स्पेशली टाइप के माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं? हुआ क्या, 1959 में रिचर्ड फेनमैन ने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देयर इज इनफ रूम एट द बॉटम। उनके कहने का मतलब ये था कि हम विस्तार में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम प्रकाश वर्ष की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं कि कहाँ कौन सी गैलेक्सी है, XYZ। हम क्यों नहीं एलिमेंट के लेवल पे जाके बात करें, वहाँ पे जाके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो वहाँ भी बहुत सारा स्कोप है जिसमें रिसर्च की जा सकती है। उसके बाद में लोगों ने काम करना शुरू किया नैनो टेक्नोलॉजी पे, और पहली बार ये टर्म कॉइन की गई। उनका नाम था नोरियो तानीगुची। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया 1974 में। ये एक जापानीज रिसर्चर थे। 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होगा 1 × 10 की पावर 9 मीटर। फिर नैनोमीटर स्केल किसको कहा जाता है? तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक की जो रेंज है, वो नैनोमीटर की रेंज कहलाती है, नैनो टेक्नोलॉजी की रेंज कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की घात -9 से 10 की घात -7 तक। 10 की घात -9 से जो छोटे एलिमेंट है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, बट प्राइमरीली इट इज़ 1 to 100 नैनोमीटर्स। फिर नैनो आइटम बनाते कैसे हैं? भाई बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, है ना। मुझे आप ये कमेंट नहीं बताना कि मैम आपने गलत बताया, ये ठीक है, ठीक है। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं। या तो आप ऐसा करो कि एक बड़ा सा आइटम ले लो, उसको तोड़ते 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 चले जाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। ये सबसे आसान है, सबसे सस्ती है, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है कि बिल्कुल पार्टिकल लेवल पे जाइए, नैनो स्केल पे जाकर के फिर असेंबली कीजिए जो आइटम आपको चाहिए उसकी, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसमें जो विशेष कंट्रीब्यूशन है वो इन रिसर्चर्स महोदय का है। इनका नाम है एरिक डेक्सलर। नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच में परमाणु के लेवल पे या स्तर पे जाकर के जोड़ा जाता है या असेंबली की जाती है। यहाँ टॉप टू डाउन में क्या करते हैं, बड़े लेवल से शुरू करते हैं और उसको नैनो पार्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी मारवाड़ी में बोले तो बिल्कुल चटनी बना दे, इतनी बारीक कि आंखों से दिखे भी नहीं उसका अलग अलग पार्टिकल। नेक्स्ट इज इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की खास विशेषता है वो ये कि जो आपको छू सकने लायक या देख सकने लायक पार्टिकल की साइज पे जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नज़र आती हैं। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है मेटल आपको देखने में लगे चमकदार है, देखने में लगे कि इसकी ना जो विद्युत कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नैनो स्केल पे लेके जाओगे तो उसकी चमक, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी हीट कंडक्टिविटी, वो सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी केमिकल आइटम की, वो नैनो स्केल पे और रियल लाइफ में अलग अलग होती हैं। इसलिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नैनो स्केल पे जाकर के हमारे लिए एक ट्रिमेंडस डेवलपमेंट ला सकता है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। फिर हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, तो आप में से कई बहनों भाइयों ने गाड़ी के ऊपर नैनो कोटिंग करवा रखी होगी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल गिरता है तो उस पर चिपकता नहीं है, पानी भी नहीं चिपकता उसके ऊपर। बारिश में भी लगता है पानी गिरा, बह गया अपने आप। आपने कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, ऐसा फ़ैन जो उस पर धूल नहीं चिपकती, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। सो वो सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इज कम समय में आप सर्जरी कर सकते हो। दूसरा, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इमेजिन कीजिए यहाँ इस अंगुली में कोई फोड़ा या फुंसी हो गया, अब दवाई लेने के लिए हम मुंह से दवाई खाते हैं और शरीर के सारे हिस्सों में वो दवाई जाती है। क्यों सारे हिस्सों में क्यों केमिकल को भेजें, जब यहाँ परेशानी है तो यहीं भेजें। तो इट मीन्स ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जो टारगेटेड एरिया को ही हिट करे, तो उस पर भी बहुत काम चल रहा है। नेक्स्ट इज नैनो स्केल लेवल के डिवाइसेस आईटी के लिए आ जाएं। वाओ ग्रेट, दुनिया डिफरेंट हो जाएगी। फिर कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई? ये एक अच्छा आविष्कार था और इसने बहुत अच्छे लेवल का डेवलपमेंट किया है। कैसे, आगे क्लासेस में देखेंगे, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि सीएनटी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो सीएनटी बनाया सुमियो इजिमा ने 1991 में। ये नाम प्लीज़ याद रख लीजिएगा। अभी भी हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो पहला तो ये कि आईआईटी बीएचयू ने एक नैनो फिल्टर बनाया। ये नैनो फिल्टर क्या करता है? एनवायरनमेंट के क्लीनिंग के लिए, यानी गैसों को साफ करने का काम करता है। फिर नैनो रोबोट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब ऐसे लेवल के रोबोट जो आपके घर में आकर घूम के चला जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप देख तो सकते ही नहीं उनको। फिर वाटर फिल्टर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जैसे आपने सुना होगा, कई एडवर्टीजमेंट आता है कि इसमें तो सिल्वर है किसी प्योरिफिकेशन के ऐड में, या इसमें तो एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड चारकोल है, या एक्टिवेटेड कॉपर है। तो वो एक्टिवेटेड कॉपर है क्या? वो नैनो लेवल का पार्टिकल है जो कि वाटर को प्योरीफाई कर रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है। फिर फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हम प्रोडक्शन के लॉस को कम कर सकते हैं, फसलों में होने वाली बीमारियों के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक नया आविष्कार अभी थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च किया था, वो था इफ्को ने एक नैनो यूरिया बनाई थी। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी सिलेबस में है, नैनो यूरिया पूछा जा सकता है। किसने डेवलप की? इफ्को ने। फिर इसके 250 ml की जो बोतल है वो एक बैग यूरिया के बराबर है। सोचिए इतनी सी बोतल एक अच्छे बड़े भारी यूरिया के बैग का काम कर रही है। नेक्स्ट इज उसकी कॉस्ट क्या है? तो 500 ml जो बोतल है वो 240 रुपीज़ की है। इट इज़ टू चीप। फ़ायदा क्या होगा? हम देखते हैं कि यूरिया जब डाली जाती है तो ऐसे छिड़की जाती है, वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इम्बैलेंस और इम्प्रॉपर यूज़ होता है। कई जगह तो ज़्यादा पड़ जाती है, कई जगह कम पड़ती है। तो यदि इसको घोल के डाला जाएगा तो वी आर वेरी श्योर कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? तो CSIR के डॉक्टर भार्गव थे, उन्होंने एक नैनो बल्ब बनाया और ये फ्लोरोसेंट है, बहुत कम एनर्जी में बहुत अच्छा ल्यूमिनस इफेक्ट यानी प्रकाश की चकाचौंध देता है, यानी बहुत अच्छी रोशनी देता है। फिर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इस पे काम चल रहा है और नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। सोलर सेल में जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका नाम होगा ग्रेडजेल सेल्स, और ये ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट है, बहुत सारे डिवाइसेस में इनबिल्ट आता है ये। इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है? कार्बन नैनो ट्यूब्स का है, फुलरिन का है, ऑटो क्लीनिंग फैंस आते हैं, नैनो एडिटिव्स हैं, एंटी रिंकल फैब्रिक। अच्छा, आपने कई ऐसे एडवर्टीजमेंट देखा होगा, इसमें कोई कपड़ा पहना हुआ है, उसको ऐसे कर लो रिंकल ही नहीं आते, यानी रिंकल फ्री, वॉश फ्री भी, वो गीले ही नहीं होते, कपड़े गीले ही नहीं होते। तो ये सब कुछ चमत्कार नैनो टेक्नोलॉजी का है। टाइफॉइड किट, ये भी इसी नैनो सेंसर बेस्ड है। किसने बनाई? DRDE ने। ये O नहीं है, ये E ही है। Got it? It is DRDE that has developed. Of course है उसी का एंटरप्राइज, डिफेंस सेक्टर के अंदर ही आता है, लेकिन ये लिटिल डिफरेंट। फिर अब फुलरिन होता क्या है? हम बात करें फुलरिन एक बॉल जैसी लगने वाला स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन जो है वो 3 दूसरों के साथ में अटैच्ड है। जैसे हम फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं बिल्कुल वैसा ही है। 60 कार्बन एटम मिलके बनते हैं। इसका काम क्या है? इसका यूसेज ये है कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी का है, HIV इन्फेक्शन को कर्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट इज ये निम्न ताप के ऊपर अति चालक हो जाता है, यानी सुपर कंडक्टिव हो जाता है। कार्बन की चीज़ों में जनरली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन ये निम्न ताप के ऊपर सुपर कंडक्टिव हो जाता है। तो इट इज़ स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे
नैनो मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत टाइम से बातें चल रही थी, लेकिन 2004 में उस टाइम की जो प्रेसिडेंट हम सबके प्यारे कलाम साहब ने ये आइडिया रखा कि क्यों ना एक नैनो मिशन शुरू किया जाए। अब इस पे एक वर्किंग कमेटी बनी, उन्होंने प्रपोजल्स बनाए। फाइनली 2007 में इट केम इनटू फोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट बजट के साथ में। डीएसटी को नोडल एजेंसी बनाया। डीएसटी स्टैंड्स फॉर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके परिषद के अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर CN राव, जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। 2009 से 2010 के ये प्रोजेक्ट में जापान हमारे साथ जुड़ा और हमने करीब 33 प्रोजेक्ट्स हाथ किए। फिर 12th 5 ईयर प्लान में भी कुछ प्रोग्रेस हुई। उसमें क्या किया गया, 64 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स चलाए गए। उसका नतीजा ये निकला कि हम विश्व के टॉप 5 नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड रिसर्च ओरिएंटेड कंट्रीज़ में से बन गए हैं। नेक्स्ट इज, कोई ये पूछे इसका उद्देश्य क्या है नैनो मिशन का, तो इसके ये उद्देश्य यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे हुए हैं। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी बेसिक रिसर्च को प्रमोट करना। दूसरा, बुनियादी ढांचे का विकास, दैट स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी टू सीक फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन का विकास करना। इसको आपको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, वो ये कि रिसर्च करनी है। ऐसे समझ लो, रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रिसर्च करनी उद्देश्य, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ है, तो चलो विदेशों से लेते हैं, यानी फॉरेन कोलैबोरेशन। दोनों काम हो गए। अब ये कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो गया, सेंटर भी बन गया, सब काम हो गए। करेगा कौन, तो ह्यूमन रिसोर्स जो होगा ना वो भी इंक्लूड, यानी 4 उद्देश्य कोरिलेट करके करेंगे तो याद हो जाएगा। सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग ये क्या होती है, ये IIT धनबाद के स्टूडेंट्स ने डेवलप की। जैसे मैं अभी बता रही थी आपको कि कोटिंग जिसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, कपड़े ऐसे जिनके ऊपर पानी नहीं ठहरता, वो गिले नहीं होते कभी भी, तो धोने की ज़रूरत ही कहाँ है। ठीक है, तो वो सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग है। अब इसके अंदर काम में क्या सब्सटेंस लिया जा रहा है, दैट इज जिंक या मैग्नीज के ऑक्साइड्स हैं। फाइन, ग्रेट। आगे पढ़ते हैं। क्वांटम डॉट्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का। ये क्या है, ये अर्धचालकों से मिलकर बने हुए होते हैं। यदि अर्धचालकों को नैनो स्केल तक लेके जाए तो इनकी जो ल्यूमिनस कैपेसिटी है, यानी इनमें से निकलने वाली जो रेज हैं, वो इनके एब्जॉर्प्शन की रेंज और इनसे जो एमिट होने वाली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब नॉर्मल रियल वर्ल्ड से नैनो वर्ल्ड में बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए सड़क के किनारे जो इंडिकेटर लगा रहे हैं वहाँ कर लीजिए, तो कोई एक स्पेसिफिक रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये इनके नैनो पार्टिकल्स हैं जो क्वांटम इफेक्ट दिखाते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं। कहाँ काम में आ रहे हैं, अभी तो इनका इंडस्ट्रियल यूसेज दिख रहा है सोलर में, जो कि हमने कहा ग्रेड सेल सेल्स में, और फ्लोरेसेंट बोर्ड्स में। फिर जब हम इतनी नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं तो हमारी लाइफ में दिखती क्यों नहीं है, तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इन चैलेंजेस को, ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस में पूछे जा सकते हैं। चैलेंजेस को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। हेल्थ के चैलेंजेस, यानी ये जहरीला यानी टॉक्सिक है, इसके प्रभाव की जांच भी नहीं पता और कोई हमारे पास में पुराना रिसर्च डेटा भी नहीं है। नेक्स्ट इज, तंत्रिका रोग हो सकते हैं, फेफड़ों को खराब कर सकता है, इतने माइनर पार्टिकल्स हैं, इनहेल कर लिए तो ज़रूरी नहीं एक्सहेल होंगे, हो सकता है बॉडी में ही सेटल हो जाएं। नेक्स्ट इज नैतिक, भाई आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर इनके कंटेनमेंट और रेगुलेशन के लिए भी कोई प्रोविजंस अवेलेबल है नहीं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रीटी भी नहीं है। फिर प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है, जैसे मैंने बताया नैनो रोबोट बना दिया, उड़ के आपके घर में आ गया, पता ही नहीं चला आपको। फिर सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात हो रही है, यानी जो लोग इस सेक्टर में काम करेंगे उनके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अभी ऐसा कोई है नहीं सेक्टर।
नेक्स्ट है सरकार और जो संगठन है उनमें से कौन लगाए इसकी टॉक्सिसिटी पे या इसके नेगेटिव इफेक्ट पे पैसा रिसर्च करने के लिए। तो ये भी क्लियर नहीं है कि इसके रिसर्च में पैसा लगाना, हमारे पास में अभी इतना सारा स्कोप है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अभी भी बहुत सारे इलाकों में भुखमरी है, हेल्थ केयर में काम करने की ज़रूरत है, तो इतना मोटा पैसा लगा सकने की क्षमता किसके पास है और क्या हमें लगाना चाहिए, ये भी एक एथिकल एस्पेक्ट है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होंगे, वो इशू है कि नैनो पार्टिकल्स को हटाया कैसे जाए एनवायरनमेंट से। दे एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर एवर। मान लीजिए कोई एक जानवर था छोटा सा या किसी पौधे में आ गया, तो वो जो आपकी फूड चेन है वो उसमें पौधे से बकरी में, बकरी से शेर में और शेर से आगे भी चलता रहेगा, वो निकलेगा नहीं एनवायरनमेंट से। तो उसके क्लीनिंग की यानी उसके रिवर्सल की मैकेनिज्म भी होनी चाहिए। नैनो पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, वो हो जाएगा तो क्या करेंगे, पहले ही तो टाइप के पोल्यूशंस हैं और नैनो पोल्यूशन तो क्या कर सकता है, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। अगर नैनो लेवल पे वार छिड़ जाए तो क्या कम थी, जैविक वॉर हो रखी है, रासायनिक वॉर हो रखी है, साइबर अटैक तो आए दूसरे दिन होते रहते हैं, एक नया आइटम और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक वाइडर एस्पेक्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है कि उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये इस रिलेटेड लास्ट स्लाइड है नैनो टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है आज के दिन। देखिए, किसी भी चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि हम रिसर्च को बंद कर दें। चैलेंजेस का समाधान करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यदि ये रिसर्च मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम बात करते हैं नैनो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत हमने 19 एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए, उनमें से 11 तो है नैनो साइंस के लिए, 7 है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए और एक डिफरेंट है। फिर IIT दिल्ली, कानपुर, मुंबई और मद्रास में, BHU, IISc बैंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे में, हमने यहाँ भी रिसर्च सेंटर्स बनाए। फिर यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन CNT से रिलेटेड मैंने जोड़ दी जो मुझे बाद में याद आई, कार्बन नैनो ट्यूब। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेलनाकार, यानी कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप, और इसके जो ऊपर जितने भी हैं ये कार्बन के एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये होलो होता है अंदर से इधर से उधर। इसकी प्रॉपर्टीज इसको मोस्ट यूजेबल नैनो सब्सटेंस बनाती हैं। किस प्रकार से, ये अत्यधिक मजबूत है। तो जो भी टेनिस खेलने के रैकेट्स हैं, समझिए उनमें कितनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आजकल वो इससे बन रहे हैं। दूसरा, इनकी लचीली प्रॉपर्टी होने की वजह से ये फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले, क्योंकि टफ तो है ही, तो जो फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है वो भी इनसे बनता है। इवन जिस स्क्रीन पे मैं आपसे बात कर रही हूँ शायद इसमें भी CNT का इस्तेमाल किया गया है। फिर चूँकि ये मजबूत हैं तो इनसे भूकंप रोधी मकान भी बनाए जा रहे हैं डेवलप्ड सिटीज़ में। हमारे यहाँ तो अभी थोड़ा स्कोप कम है। So this was all that I could find or know or discuss with you about nanotechnology. I really don't think कि इससे बाहर कुछ आ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के 5 स्लाइड हैं, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और मैंने देखा मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अरे भाई, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।